ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। ट्राई की सिल्वर जुबली पर पीएम मोदी ने 5G टेस्ट बेड किया लॉन्च। मौके पर एक डाक टिकट भी किया जारी। कहा 5G तकनीक विकास के लिए जरूरी। समुद्र में बढ़ी भारत की ताकत। मुंबई में 2 स्वदेशी युद्धपोतों की हुई लॉन्चिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मजगांव डॉकयार्ड में किया लॉन्च। आज से फ्रांस में 75वें कान फिल्म महोत्सव। रेड कार्पेट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ चलेंगी भारतीय फिल्मी हस्तियां। महोत्सव में दिखाई जाएंगी भारत की 6 फिल्में। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई सुपरटेक ट्विन टावर्स गिराने की समय सीमा। अब 28 अगस्त तक गिराए जाएंगे ट्विन टावर्स। टेस्ट ब्लास्ट में ज्यादा मजबूत निकली टावर्स की स्ट्रक्चर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं विमल। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का। पश्चिमांचल लाइव आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बुलंदशहर से आ रही बड़ी जानकारी के साथ। बुलंदशहर में फिर से प्रशासन का बुलडोजर गरजा है और कार्रवाई में ध्वस्त की गई हैं 3 अवैध कॉलोनियां। सिकंदराबाद बाईपास और सिरोधन रोड पर ही प्रशासन की कार्रवाई देखी गई है। बिना मानचित्र पास किए ही ये जो कॉलोनियां थी वो बसाई गई थी। तो बिना मानचित्र के ही जो कॉलोनियां थी वो बसाई गई थी, बिना मानचित्र के अप्रूवल के। और एक्शन से प्रॉपर्टी डीलर्स, भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सिकंदराबाद में BDA यानी बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी का अवैध कॉलोनियों पर एक्शन देखने को मिला है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ध्वस्त की गई है अवैध कॉलोनियां। तो ये जो प्रशासन का बुलडोजर एक्शन है वो बुलंदशहर में एक बार फिर से देखने को मिला है। सिकंदराबाद बाईपास और सिरोधन रोड पर ये कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं बुलंदशहर की। तो सिकंदराबाद बाईपास पर बुलडोजर गरजा है और बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध निर्माण और अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनियों पर यह एक्शन हुआ है और सभी कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया है। तो पीले पंजे का एक्शन एक बार फिर से देखने को मिला है। बुलंदशहर में फिर से प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। कार्रवाई में 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बताएं कि बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ही कार्रवाई की गई है। बिना अनुमति के, बिना मानचित्र के, अप्रूवल के जो कॉलोनियां थी उनकी बसापत कराई गई थी, जिसके बाद एक्शन लेते हुए ये बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो बुलंदशहर में फिर से प्रशासन का जो बुलडोजर है वो गरजा है। और बुलंदशहर में आपको बताएं कि अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। सिकंदराबाद बाईपास का ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। गाजियाबाद से अगली जानकारी आपको दी, जहां पर प्रशासन अवैध निर्माण और अवैध निर्माण कराने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। और इसी क्रम में गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में भी बुलडोजर ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। हालांकि इस कार्रवाई का लोगों ने जमकर विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से बंदोबस्त के साथ कार्रवाई करने पहुंचा था। और इसी दौरान मोदीनगर शहर के प्रतिष्ठित दुकानदारों ने अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन से खुद समय मांगा है, जिस पर प्रशासन ने उन्हें 3 दिन की मोहलत दी है, 3 दिन का समय दिया है। और ये भी कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर ही अंदर ये अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो 3 दिन बाद प्रशासन आकर बुलडोजर की मदद से कार्रवाई करेगा और इसे गिरा दिया जाएगा और गिराने का हर्जाना भी लेगा। अवैध निर्माण जो गोविंदपुरी क्षेत्र के आसपास बना हुआ था वहाँ हटाया गया है और जो भी लोगों ने अवैध तरीके से पटरी और खोखे रख रखे थे वो सब चीज़ें हटाई गई हैं। मैम, कुछ दुकानें भी वहाँ बनी हुई हैं जो काफ़ी लंबे समय से अतिक्रमण किया हुआ उन दुकानों ने, उन पर कब कार्रवाई होगी? जी, उनको 3 दिन का समय दे दिया गया है कि शुक्रवार तक वो अपना जो भी अतिक्रमण है वहाँ से हटा लें और अगर ऐसा नहीं करा जाएगा तो प्रशासन दोबारा से कार्रवाई करेगा इन चीज़ों पे।
और वहीं गाजियाबाद में शासन आदेश आने के बाद अपात्र लोग अपने अपने राशन कार्ड को सरेंडर करने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग पहुंच रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि सरकार ने जब से गाइडलाइंस ये तय की हैं तभी से अपात्र राशन कार्ड धारकों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सरकार के इस बड़े फैसले का लोगों ने स्वागत भी कर दिया है और लोगों का ये भी कहना है कि अब जो लोग पात्र हैं या फिर जिन्हें जरूरत है सिर्फ उन्हें ही राशन मिलेगा। अब से पहले जो लोग अपात्र थे वो भी सरकार की इस योजना का लाभ उठा रहे थे। गाजियाबाद की खाद्य आपूर्ति अधिकारी डॉक्टर सीमा ने ये बताया कि गाजियाबाद में 4,30,000 से ज्यादा राशन कार्ड धारक हैं और अब तक गाजियाबाद में 1,914 अपात्र लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर कर दिया है और उम्मीद ये है कि बड़ी संख्या में जो लोग अपात्र हैं वे भी अपने राशन कार्ड सरेंडर कर देंगे। खाद्य आपूर्ति अधिकारी डॉक्टर सीमा ने ये भी जानकारी दी और कहा कि जो लोग अपात्र होने के बावजूद भी राशन कार्ड सरेंडर नहीं करेंगे उनके ऊपर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, जनपद गाजियाबाद में हमारे यहाँ पर 4,30,000 के आसपास में टोटल कार्ड हैं, जिसमें से 8500 अंत्योदय कार्ड भी हैं। इसके साथ साथ में अभी जैसे कि शासनादेश आया है जिसके अकॉर्डिंग जो भी अपात्र लोग हैं वो अपना स्वेच्छा से अपना कार्ड सरेंडर कर दें। अगर वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर विधिक कार्यवाही व शासकीय दरों से जब से उनका कार्ड बना है सरकारी दरों से उन पर वसूली होगी। जैसे कि गेहूँ की आपकी 24 रुपये किलो के हिसाब से और चावल की 32 रुपये किलो के हिसाब से उनकी वसूली की जाएगी। इसके साथ साथ में अपात्र लोग वो लोग हैं जिनके पास में जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों का क्राइटेरिया हमारा अलग है और शहरी क्षेत्रों का थोड़ा अलग है। सबसे पहली बात यह है कि वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो उनके वो आयकर दाता ना हो, उसका 200 गज का घर ग्रामीण क्षेत्र में ना हो, 100 गज का घर शहरी क्षेत्र में ना हो, 4 पहिया वाहन ना हो, ट्रैक्टर ना हो, उसके पास में आपका AC ना हो। इस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो सब चीज़ें ना हो तो अगर है किसी के पास में तो अपना स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड वो सरेंडर कर दे, अन्यथा की स्थिति में उन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैं ये कहूँगी कि जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। पब्लिक ने कमाना छोड़ दिया है, फ्री का खाने को मिल रहा है और जितनी ये योजना है ना जो फालतू में उन्हें भी बंद कर देना चाहिए। कायदे की योजना मिलना चाहिए। हाँ सही है, कायदे की योजना मिलनी चाहिए उनको जो निहायत बिल्कुल गरीब। और आजकल के ज़माने में गरीब कोई नहीं है। शराब के लिए पैसा कहाँ से आता है? मजदूर पर कमाने के लिए पैसा क्यों नहीं आता है? मुझे जवाब दें, मैं भी गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ। तो सरकार की गाइडलाइंस का लोगों ने स्वागत भी हालांकि कर दिया है, लेकिन जो अपात्र धारक है वो राशन कार्ड सरेंडर भी करने पहुंच रहे हैं। यशपाल कसाना हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए। यशपाल, अब देखिए अब जो लोग हैं, जो अपात्र लोग हैं वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं अपना जो राशन कार्ड है उसे सरेंडर करने के लिए। अब तक कितने लोगों ने जो राशन कार्ड है वो सरेंडर किया है और क्या कुछ उन पर कार्रवाई भी की जा रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए, मनीष आपको बता दें कि जिस तरीके से सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, राशन कार्ड के जरिए जो गरीब वर्ग है, जो गरीब तबका है उनके लिए राशन देने की योजना, जिसमें खाना और मतलब हर तरह की सुविधा सरकार द्वारा दी जा रही है। तो कहीं पिछली बार ऐसा हुआ कुछ जो अपात्र लोग थे जिन्होंने राशन कार्ड बनवाकर जो योजनाओं का लाभ लेना शुरू किया, उसको देखते हुए जो सरकार ने शासन आदेश जो आए थे उन्होंने उसमें आदेश किए थे कि जो पात्र लोग हैं सिर्फ वही राशन ले पाएंगे, अन्यथा कुछ उसमें जो गाइडलाइन जारी की गई थी, कुछ मानक तय किए गए थे, कुछ उसके आधार पर ही लोगों को राशन दिया जाएगा। तो अगर गाजियाबाद की बात करते हैं तो गाजियाबाद में अभी तक 1,914 लोगों ने अपने जो राशन कार्ड वापस कर दिए हैं। जो लोग अपात्र थे, जो पात्र नहीं थे, 1,914 लोगों ने अब तक राशन कार्ड वापस कर दिए हैं। और लेकिन यशपाल, सवाल तो ये खड़े होते हैं ना कि आखिरकार जब सरकार योजनाएं उन लोगों के लिए चलाती है जिनको वाकई में वास्तव में इन चीजों की जरूरत है, लेकिन पात्र को ना केवल उनके साथ धोखा हो रहा है बल्कि अपात्र जो लोग हैं जिनको जरूरत नहीं है, अगर वो इस चीज में शामिल हैं, अगर वो इन योजनाओं का लाभ उठा रही हैं तो कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और अब तक जितने भी अपात्र लोग हैं अगर वो लिस्टेड हैं, अगर उनको चयनित किया गया है तो इतने लंबे वक्त से आखिरकार प्रशासन क्या कर रहा था और अभी तक इन चीजों का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया था? देखिए, मैंने आपको बता दें कि कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक रही है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम सुविधा होने के बाद भी लोगों ने राशन जो लिया था
ये सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की भी बड़ी चूक रही है। लेकिन जिस तरीके से शासन के आदेश आए और लोगों ने अपने क्योंकि अब जो शासन के जो आदेश आए थे उसमें साफ साफ कह दिया गया था जिसके पास जो पात्र होगा उसी को राशन दिया जाएगा, जो अपात्र है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं कार्रवाई के डर से लोगों ने अपने जो राशन कार्ड वापस जमा करने शुरू कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 4,30,000 राशन कार्ड गाजियाबाद जिले में है, जिनमें से 1,914 राशन कार्ड वापस भी जमा हो गए हैं। और जिस तरीके से अब शुरुआत हुई है तो कार्रवाई के डर से लोग धीरे धीरे पहुंचेंगे और अपने राशन कार्डों को जमा कराएंगे और कहीं ना कहीं जो लोग पात्र हैं उनको इस सरकारी राशन की सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है यशपाल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। यूपी सरकार ने राज्य के सभी थानों को एक सौगात दी है। दरअसल आपको बताएं कि शासन की तरफ से पुलिस विभाग के लिए अनुदान कार्यालय सामान वितरित किए गए हैं, जिस क्रम में एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने आज जिले के 22 थानों को सौगात देते हुए सभी थानों के लिए 2 अलमारियां, 2 लाउड हेलर और 1 प्रेशर कुकर समेत 5 हवालात, कंबल और पोस्टमार्टम किट सभी थानों को के थानाध्यक्षों को वितरित की। और इस कार्यक्रम के तहत एसपी सिटी प्रवीण रंजन सिंह की मौजूदगी में एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने सभी थानों से आए सिपाहियों और एसआई को इन सामानों को भेंट करते हुए थाने में रखे दस्तावेजों और डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए अलमारी समेत अन्य सामानों का वितरण भी किया। आपको ये भी बताते चले कि इस वितरण कार्यक्रम के तहत एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने पुलिस लाइन पहुंचकर सभी थानों से आए पुलिस कर्मचारियों को सामान वितरित किए। शासन द्वारा पुलिस विभाग के लिए प्रदेश के प्रत्येक जनपदों के लिए निर्धारित राशि अनुदान कार्यालय व्यय एवं अन्य व्ययों में प्रदान किया गया था। हम लोगों ने थाने के लिए 2 लाउड हेलर आहूजा का, 2 आलमीरा गोदरेज का जिसमें 1 महिला हेल्प डेस्क के लिए, प्रेशर कुकर हॉकिंस का 10 लीटर का, हवालाती कंबल और पीएम का किट, ये सभी थानों को क्रय करके आज सामूहिक रूप से वितरित किया जा रहा है। अगर आप लोगों का सपना एक्सप्रेस वे के पास घरौंदा और रैपिड स्टेशन के पास ऑफिस बनाने का है तो इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरठ विकास प्राधिकरण ने ले ली है। दरअसल लोगों के सपनों को ध्यान में रखते हुए मेरठ विकास प्राधिकरण ने 61 रेजिडेंशियल और 455 कमर्शियल संपत्तियों को ई नीलामी कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। यानी 31 मई को आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों पर बोली लगाई जाएगी और इसमें लोहिया नगर, शताब्दी नगर, गंगा नहर, वेद व्यासपुरी और डिफेंस एनक्लेव में संपत्तियों को निकाला गया है। सबसे मुख्य बात यह है कि एयरपोर्ट एनक्लेव में होटल खोलने के लिए जमीन को भी ई नीलामी में शामिल किया गया है। और इसके बाद नेटवर्क चैन के संवाददाता अरुण सागर राज ने मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी IAS मृदुल चौधरी से खास बातचीत की है। अगर आपका सपना है कि आप चाहें आपका घर जो है वो एक्सप्रेस वे से जुड़ा रहे, आप चाहते हैं कि आपका ऑफिस जो है वो मेट्रो स्टेशन, रैपिड स्टेशन के इर्द गिर्द रहे, तो अब ये आपका सपना अधूरा नहीं रहेगा। ये सपना पूरा करेगा मेरठ विकास प्राधिकरण। ये क्या सपना कैसे पूरा होगा, इसका क्या तरीका है और ये पहल क्यों की गई है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मृदुल चौधरी जी मेरे साथ है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये ई कार्यक्रम क्या है। सर, आपका नेटवर्क चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा बताएं कि ई जो नीलामी कार्यक्रम है क्या है। सर देखिए, कोई नया कार्यक्रम नहीं है, हमारा ई ऑक्शन हमेशा से चलता आ रहा है। पिछले साल हमारा बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था। हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज को सृजित किया था, नियोजित करके हमने ऑक्शंस में लगाया था। तो हमारी करीबन 150 करोड़ की प्रॉपर्टीज मतलब लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था और इतने बिकी थी प्रॉपर्टीज। तो उसी को हम कार्यक्रम को आगे चलाते हुए हमने इस बार दोबारा से पुनः आफ्टर इलेक्शंस अपना कार्यक्रम ई ऑक्शन का दोबारा से निकाला है और इसमें बहुत ही अट्रैक्टिव प्लॉट्स हैं इस बार अवेलेबल हैं। अगर आप देखेंगे तो डीएमई के पास मात्र 2-3 किलोमीटर दूर डीएमई से हमारे पास वेद व्यासपुरी में बहुत अच्छे ऑफिस स्पेसेस हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं। आप देखेंगे शताब्दी नगर में हमारे बहुत सारे रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल प्लॉट्स हैं जहाँ पर RRTS की भी अप्रोच है।
सर मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में समझना चाहूंगा कि अगर मैं मेरठ का रहने वाला हूं और मेरी पसंद है आपकी योजना तो मैं कैसे जुड़ सकता हूं? उसका तरीका चाहता हूं, वो साइट्स कौन सी हैं, वो कौन सी वेबसाइट है, मैं उसका भी जिक्र चाहता हूं। देखिए आप हमारे मेरठ डेवलपमेंट .nic.in पे आप जा सकते हैं। उस पे जाके आपको हमारे अपनी साइट पे सारे ये ऑक्शंस के जो भी पोर्टल्स हैं वो मिल जाएंगे। वहाँ पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए और ऑक्शन हमारा लाइव है। 14 तारीख से हमारा ऑक्शन चल गया है, तो उसमें आप 14 से 28 तारीख तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें। वो मेरठ में कहाँ-कहाँ जगह है, मैं उनका भी जिक्र चाहूंगा। देखिए मोस्टली हमारी जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं मेरठ में जहाँ-जहाँ हमने एक्वायर किए हुए हैं, जो बहुत अच्छी प्राइम लैंड्स हैं वो अवेलेबल हैं वेद व्यासपुरी में, श्रद्धापुरी में, गंगानगर में, लोहिया नगर में, शताब्दी नगर में। तो यहाँ पर मेन हमारे प्लॉट्स अवेलेबल है और ये जो ऑक्शन है वो अभी प्लॉट्स के लिए ही है। तो हम अभी आगे हम लॉटरी सिस्टम से फ्लैट्स भी लेके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है अगले वीक में हम लॉटरी भी निकाल देंगे। तो बट अभी बहुत अच्छा मौका है लोगों को प्लॉट्स परचेज करने का। जब से मृदुल चौधरी जी ने मेरठ विकास प्राधिकरण में अपनी जिम्मेदारी दिखाई है, इस विभाग को नया आयाम मिलता ही जा रहा है। उनका साफ तौर पे कहना था कि लोग इसके साथ जुड़े और इसे मुनाफे के तौर पर भी वो देख सकते हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर राज, नेटवर्क 10 मेरठ। और वहीं यूपी के शाहजहांपुर स्थित नगर निगम क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था, जो कि शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है, उसमें व्यापक सुधार करते हुए ITMES सिस्टम लागू होने जा रहा है। दरअसल इससे न सिर्फ जाम की समस्या का समाधान होगा, बल्कि यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भी ई चालान के माध्यम से कार्रवाई की जा सकेगी और उन्हें चिन्हित कर दंडित किया जा सकेगा। दरअसल शाहजहांपुर को महानगर का दर्जा मिलने के बाद महानगर को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जो कि एक महानगर को मिलनी चाहिए। और इसी कड़ी में महानगर में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए ITMES सिस्टम को लागू किया जा रहा है। आज नगर निगम के आयुक्त संतोष शर्मा और पुलिस अधीक्षक S आनंद के साथ शहर में इस सिस्टम को ट्रायल बेस पर शुरू किया गया है और इस दौरान नगर आयुक्त संतोष शर्मा ने ये जानकारी दी और बताया कि शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक ITMES सिस्टम को आज ट्रायल बेस पर शुरू किया गया है और इस सिस्टम को शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले मुख्य 13 चौराहों पर लगाया गया है और इस सिस्टम से पब्लिक के बीच ट्रैफिक डिसिप्लिन मेंटेन होगा और यातायात नियमों को तोड़ने वाले और उनकी अनदेखी करने वालों के खिलाफ चालान प्रक्रिया अब ई चालान के माध्यम से की जाएगी। सभी 13 चौराहों पर लाइटिंग व्यवस्था पूरी हो चुकी है और जल्द ही इस सिस्टम को पूरी तरीके से सभी जगह लागू कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक S आनंद ने यह भी बताया कि यातायात व्यवस्था में चालान का जो जिम्मा पुलिस विभाग पर था, अब वो चरण के माध्यम से वसूला जाएगा। देखिए, सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था ये दोनों शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। इसके लिए कई लेवल्स पे मीटिंग्स हुई, कार्रवाई हुई है। इसके बाद फिर ये ITMS का जो सिस्टम है यहाँ शाहजहांपुर में लागू किया जा रहा है। अभी इसको ट्रायल बेसिस पे 8 चौराहों पे हम लोग लागू करने जा रहे हैं, सो दैट पब्लिक को एक अंडरस्टैंडिंग इसकी बन पाए। मिशन के अंतर्गत ITMS का प्रोजेक्ट शाहजहांपुर में इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें 13 चौराहे जो पुलिस अधीक्षक महोदय सर की जो टीम है उसके माध्यम से चिन्हित किया गया था। 13 चौराहों पे लाइटिंग का कार्य हुआ है। 8 चौराहे हमारे सभी एस्पेक्ट से पूर्ण हैं और कुछ ही दिनों में यहाँ पर ई चालान की कार्रवाई भी होगी। रामपुर की भोट पुलिस और बदमाशों के बीच पीला खान नदी के पास मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। बदमाश के पास से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस और पशुवध करने के उपकरण बरामद कर लिए गए हैं। आपको ये भी जानकारी दें और बताएं कि घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल रामपुर में भर्ती करा दिया गया है और एक बदमाश जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। आज दिनांक 16/5/22 को थाना प्रभारी भोट राकेश सनकरा चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें मुखबिर ने सूचना दी कि 2 व्यक्ति पीलाखार के जंगल में बछड़े का वध करने के लिए लेके गए हुए हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी ने अपने हमराई फोर्स को साथ में लिया, साथ में लेकर पीलाखार के जंगल में उस्मानपुर क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर तो उन्होंने देखा कि 2 व्यक्ति और एक बछड़ा वहां पर बंधा हुआ, उसको काटने के उद्देश्य से खड़े अपना सामान लेकर खड़े हुए हैं। उस पर उन्होंने गिरफ्तार करने के उद्देश्य से उन्हें आत्मरक्षार्थ जो है
गिरफ्तार करने के लिए जो है आत्मसमर्पण करने को कहा, तो उनके द्वारा पुलिस पर जानलेवा फायर कर दिया गया। नोएडा से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए नोएडा अथॉरिटी ने खास पहल की है, जिसमें एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए एनसीआर का पहला शिरोज हैंगआउट कैफ़े शुरू किया गया है। आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले आगरा और लखनऊ में एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए शिरोज हैंगआउट कैफ़े खोला गया था। वहीं दूसरी ओर नोएडा में पहले चरण में 2 कैफ़े नोएडा स्टेडियम में शुरू कर दिए गए। इस कैफ़े के माध्यम से एसिड अटैक सर्वाइवर को समाज से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए ये पहल की गई है। और बताते चले कि छाव नाम की संस्था के साथ नोएडा अथॉरिटी ने ये पहल की है और इस कार्यक्रम में नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी, सांसद महेश शर्मा और साथ ही विधायक पंकज सिंह भी मौजूद रहे। आज नोएडा अथॉरिटी द्वारा नोएडा स्टेडियम में शिरोज हैंगआउट कैफ़े लॉन्च किया जा रहा है। ये नोएडा प्राधिकरण और छाओ फाउंडेशन की एक जॉइंट पहल है और इसमें जो हमारी एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उनको समाज में आगे बढ़ाने का, उनको एम्प्लॉयमेंट देने का, रिहैबिलिटेशन करने का एक छोटा सा प्रयास है। ये पहला कैफ़े नोएडा में यहाँ खोला जा रहा है, जिसमें 4 एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट इसके माध्यम से मिलेगी। यहीं पे और भी एडिशनल स्पेस है जो इनको ऑफ़र किया गया है और अगर ये ऐसे और लड़कियां रहती हैं जो आगे बढ़ना चाह रही हैं, जो कैफ़े चलाना चाह रही हैं, तो यहाँ दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे पार्क्स में भी बहुत स्पेस अवेलेबल है। तो एक छोटा सा प्रयास है नोएडा अथॉरिटी का, एक सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस की तरफ एक छोटा सा प्रयास है कि जो लड़कियां जो कहीं ना कहीं वल्नरेबल ग्रुप से रही हैं और जो अपने आप से आगे आने का आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उनको एक हम लोग खाली एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बाकी वो सभी सक्षम हैं। आज नोएडा तो नोएडा अथॉरिटी और छाप संस्थान की ये पहल है। दरअसल इसमें एनसीआर का पहला शिरोज हैंगआउट कैफ़े शुरू किया गया है और इसके तहत जो एसिड सर्वाइवर्स हैं उनको समाज से जोड़ने और उनको रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए ये एक पहल शुरू की गई है। और अब बात करेंगे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की, जहां पर उडारिया सीरियल में फतेह तान्या को अमृक की मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा देता है और उसे तेजो बनकर अपने साथ इंडिया आने को कहता है। लेकिन क्या तान्या फतेह की इस बात को मानेगी और तेजो बनकर इंडिया वापस आएगी? और चलिए फिलहाल उन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।